हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज हमारा जो हिस्ट्री का जो टॉपिक है, आप लोगों को पता होगा, हम लोग पेपर 3 में बहुत सारे टॉपिक जो है वो कवर कर चुके हैं। और ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, जो कि आपके सिलेबस में भी होगा। आप लोग सिलेबस अपने सामने लेकर बैठिए और देखिए कि आप लोगों का जो पेपर 3 है और GS1 जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम लोग ये कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री की और भी क्लासेस हो चुकी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी होगी, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लाऊँ। तो चलिए ये टॉपिक शुरू करते हैं। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी जो भूमिका होती है, जो बैकग्राउंड होता है, जैसे पृष्ठभूमि कहते हैं, उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लिखा मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन और कुषाण दो बड़ी शक्तियों के रूप में उभरे थे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मौर्य साम्राज्य भी पढ़ाया है, सातवाहन भी पढ़ाया है। कुषाण इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ना आप लोगों की सिलेबस में था, इसलिए ये मैंने कवर नहीं कराया है। ठीक है, लेकिन गुप्त काल हम लोग करेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा PYQ में पूछे भी गए हैं। देखिए, सातवाहनों ने दक्कन और दक्षिण में स्थायित्व लाने का काम किया। उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों में रोमन साम्राज्य के साथ अपनी व्यापारिक शक्ति के बल पर राजनीतिक एकता और आर्थिक समृद्धि प्राप्त की। उत्तर में कुषाणों ने भी यही भूमिका निभाई। अंततः 3री शताब्दी के मध्य तक इन दोनों साम्राज्यों का भी पतन हो गया। याद रखिएगा कि ये जो दोनों साम्राज्य थे, अंत में क्या हुआ, उनका भी पतन हो गया। अब देखिए, लिखा है कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नया साम्राज्य उभरा, जिसने कुषाणों की पूर्ववर्ती सत्ता के एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण हिस्से पर अपनी सत्ता स्थापित की। यह था गुप्तों का साम्राज्य, जो वैश्य मूल के रहे होंगे। धर्मशास्त्रों के विभिन्न वर्णों के लिए अलग अलग उपाधियां दी गई थी। शर्मन या मांगलिक उपाधियां ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए वर्मन या सशस्त्र, या फिर वैश्यों के लिए गुप्ता या गुप्त, और शूद्रों के लिए दास या सेवक निर्धारित थी। यद्यपि गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य के जैसा विशाल नहीं था, लेकिन उत्तर भारत की जो राजनीतिक एकता है उसको इसने 1 शताब्दी से अधिक समय तक बनाए रखा। 3री शताब्दी के अंत में बिहार और उत्तर प्रदेश में भी गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र क्या हो रहे थे, विकसित हो रहे थे। देखिए, लिखा है बिहार की तुलना में उत्तर प्रदेश गुप्तों के लिए अधिक महत्वपूर्ण प्रांत रहा था। देखिए, क्योंकि गुप्त काल के प्राचीन सिक्के और अभिलेख बड़े पैमाने पर इसी राज्य में पाए जाते हैं। कुछ सामंतों और निजी व्यक्तियों को छोड़ दें, जिनके अभिलेख मुख्यतः मध्य प्रदेश में मिलते हैं, तो गुप्तकालीन प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश को गुप्तों ने अलग अलग दिशाओं में अपना साम्राज्य चलाने के लिए प्रयोग में लाया था। प्रयाग में उनकी शक्ति का जो मुख्य केंद्र है, उसका होने का जो रीज़न था, उसका जो विस्तार था, याद रखिएगा, वो पड़ोसी क्षेत्रों में भी हुआ। याद रखिएगा कि कभी भी क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे कि कोई क्षेत्र है, अगर वहाँ पर कोई विशेष प्रभाव पड़ रहा है तो उसके आसपास के एरिया में भी तो प्रभाव पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है। अब देखिए, लिखा हुआ है संभवतः कुषाण काल में गुप्त उत्तर प्रदेश के कुषाणों के सामंत थे, जिन्होंने बहुत कम समय में ही अत्यधिक सफलता हासिल की और बाद में कुषाणों के उत्तराधिकारी भी बन बैठे। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई उत्खनन स्थलों से कुषाण काल की प्राचीन वस्तुओं के ठीक बाद ही गुप्त काल की प्राचीन वस्तुओं का मिलना यही प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित करता है कि अगर गुप्त काल की वस्तुएं मिली हैं, मतलब कुषाण के पश्चात गुप्त काल का जो साम्राज्य है वो विकसित हुआ था। ऑब्वियस सी बात है, हम साक्ष्यों के आधार पर ही तो पुरातत्वविद इस चीज़ की पहचान करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। देखिए, लिखा हुआ है कि गुप्त काल के लोगों ने कुषाणों से घोड़े की जो काठी है, लगाम है, बटन वाला कोट है, पतलून और जूते का उपयोग करना सीख लिया। इनसे उनकी गतिशीलता बढ़ी, वे उत्कृष्ट घुड़सवार बन गए। कुषाण काल में ही घोड़े वाले रथ, हाथियों का महत्व घटने लगा और घुड़सवारों की भूमिका मुख्य हो चली थी। गुप्तों के साथ भी ऐसा ही था। इनके सिक्के पर घुड़सवारों का प्रतिनिधित्व है। हालांकि गुप्त काल के कुछ राजाओं को उत्कृष्ट और बेजोड़ महारथी यानी रथ वाले योद्धाओं के रूप में वर्णित किया गया है, फिर भी घोड़ों का इस्तेमाल इनकी मुख्य ताकत थी। देखिए, लिखा है गुप्तों को कुछ सुविधाएं अपने आप मिली हुई थी।
उनके कार्यों का मुख्य जो केंद्र है वह बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र की उपजाऊ भूमि था। वे मध्य भारत एवं दक्षिण भारत के लौह अयस्कों का इस्तेमाल करने में सक्षम थे। इसके अलावा उन्होंने उत्तरी भारत के उन इलाकों से अपने निकटता का फायदा उठाया जिनका पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ रेशम व्यापार होता था, जिसे क्या कहा जाता था? बाइजेंटाइन साम्राज्य भी कहा जाता था। इसे नोट डाउन करेंगे, बाइजेंटाइन साम्राज्य। फिर देखिए लिखा है, इन अनुकूल कारणों के कारण गुप्त ने अनुगंगा मतलब मध्य गंगा और गंगा घाटी में बेसिकली गंगा के किनारे किनारे का जो एरिया था उसे बोलते हैं, ठीक है, अनुगंगा। फिर अब प्रयाग यानी वर्तमान में इलाहाबाद और साकेत यानी आधुनिक अयोध्या। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। मगध पर अपना शासन स्थापित किया। समय बीतने के साथ ही यह साम्राज्य जो है बेसिकली संपूर्ण भारतीय साम्राज्य बन गया। उत्तर भारत में कुषाण की जो सत्ता है 230 के आसपास समाप्त हो गई और फिर मध्य भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो मुरुंडों के अधीन हो गया, जो संभवतः कुषाणों के रिश्तेदार थे। मुरुंडों ने सन 250 तक शासन किया। 25 साल बाद सन 275 में यहाँ पर गुप्त राजवंश जो है वो सत्ता में आ गया। अब देखिए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का जो काल है वो कब से कब तक है? तो 319 से लेकर 334 तक। अब देखिए लिखा है कि गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त प्रथम थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से शादी की जो संभवतः नेपाल की थी। इससे उनकी सत्ता जो है वो और ज्यादा मजबूत हो गई। गुप्त लोग शायद वैश्य थे, इसलिए क्षत्रिय परिवार में उनकी शादी से उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिली। चंद्रगुप्त प्रथम एक महान शासक माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सन 319 से लेकर 320 में अपने शासन की शुरुआत से गुप्त युग की शुरुआत की। बाद में कई अभिलेखों का समय निर्धारण इसी गुप्त संवत से किया गया मिलता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का काल देख लीजिए और लिखा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त थे। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि एक क्वेश्चन आया था इस बार CGPCS प्रीलिम्स में, आप लोगों ने देखा होगा, लिच्छवी दौहित्र करके। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए लिखा है कि समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य को व्यापक विस्तार दिया। वे अशोक के विपरीत थे। अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करते थे, लेकिन समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में प्रसन्न होते थे। उनके दरबारी कवि हरिसेना ने अपने आश्रयदाता की विजय गाथा में एक चमत्कृत करने वाला लेख लिखा। फिर उसके बाद देखिए एक अन्य लंबे अभिलेख में कवि ने समुद्रगुप्त के द्वारा विजित लोगों और देशों के बारे में गिनाया है। इलाहाबाद में यह अभिलेख शांति प्रिय अशोक के अभिलेखीय स्तंभ पर ही लिखा गया है। समुद्रगुप्त के द्वारा विजित स्थानों और देशों को 5 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहले समूह में गंगा यमुना दोआब के शासक थे, जिन्हें पराजित कर उनके राज्यों को गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। दूसरे समूह में पूर्वी हिमालयी राज्यों के शासकों के साथ ही नेपाल, असम, बंगाल जैसे कुछ सीमावर्ती राज्य, जिन्हें कि समुद्रगुप्त की शक्ति का एहसास कराया गया। इनमें पंजाब के कुछ गणराज्य भी शामिल थे। मौर्य साम्राज्य के विनाश के बाद बचे हुए गणराज्य अंततः समुद्रगुप्त के द्वारा कुचल दिए गए। तीसरे समूह में विंध्य क्षेत्र में बेसिकली स्थित वनों के साम्राज्य थे, जिन्हें कि अत्विका राज्यों के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? विंध्य के क्षेत्र को अत्विका राज्यों के रूप में। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त ने बेसिकली जो अत्विका राज्य थे उन्हें भी क्या किया था? अपने अधीन कर लिया था, जो कि कहाँ पर थे? विंध्य क्षेत्र में। विंध्य क्षेत्र जो है ये याद रखिएगा, ये मध्य भारत का क्षेत्र है। फिर है चौथे समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिणी भारत के 12 शासक थे, जिन्हें हराकर छोड़ दिया गया। समुद्रगुप्त की पहुंच जो थी वो तमिलनाडु के कांची तक हो गई। याद रखिएगा दक्षिण तक भी हो गई। तमिलनाडु यहाँ पर है मैप में। आप लोगों को मैप अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो कहीं कहीं पर जो मैप होता है वो ड्रॉ कर देने से जो आपका जो कॉपी चेक करेंगे टीचर पे क्या होता है? अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि अभी हम लोग क्लासेस भी लेंगे कि आपको अच्छी तरह से आंसर राइटिंग कैसे करना है, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए फ़िलहाल जितने भी मैं क्लास ले रही हूँ उसको अच्छे से देखते रहिए, शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए और फिर रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। देखिए लिखा है कि 5वें समूह में शक और कुषाण थे। उनमें से कुछ अफगानिस्तान में शासन कर रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका और दूर दूर तक के शासकों को अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त का प्रभाव और प्रतिष्ठा भारत के बाहर भी फैली थी।
एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मंदिर बनाने की जो अनुमति है, वो बेसिकली अनुमति के लिए समुद्रगुप्त के पास एक दूत भेजा था। अनुमति दे दी गई थी। यह मंदिर एक विशाल मठ के रूप में विकसित हुआ था। इलाहाबाद का जो प्रशस्ति अभिलेख है, याद रखिएगा, वो किसके लिए है? समुद्रगुप्त के लिए। समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है। तो उसमें बेसिकली ये चीज़ लिखा गया है कि समुद्रगुप्त जो है वो कभी नहीं हारा था, मतलब उन्होंने हर युद्ध जीता था उस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि उनकी बहादुरी और सैन्य क्षमता के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, PYQ में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य जो था वो अपने शिखर पर पहुंचा। और याद रखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। उन्होंने विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया। चंद्रगुप्त ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह एक ब्राह्मण जाति के वाकाटक राजकुमार से किया, जो कि मध्य भारत पर शासन करता था। राजकुमार की मृत्यु हो गई तो उन्होंने अल्पायु बेटे को जो उत्तराधिकारी का पद है वो दे दिया। फिर देखिए लिखा है उनके कुछ भूदान घोषणा पत्रों जिन पर स्पष्टतः गुप्त लेखन शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, उससे क्या पता चलता है कि उन्होंने सदैव अपने पिता चंद्रगुप्त के हितों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने मध्य भारत में वाकाटक साम्राज्य पर अप्रत्यक्ष शासन किया, जिससे क्या हुआ, उनको बहुत लाभ हुआ। देखिए इस क्षेत्र में प्रभुत्व के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुषाणों से मथुरा को जीत लिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि उन्होंने लगभग 4 शताब्दियों तक शक क्षत्रपों के अधीन रहे पश्चिमी मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। इस विजय से चंद्रगुप्त ने व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी समुद्र तट को नियंत्रित किया, जिससे मालवा और उसका प्रमुख शहर उज्जैन जो है वो समृद्ध हुआ। ऐसा लगता है कि उज्जैन को चंद्रगुप्त द्वितीय ने दूसरी राजधानी बना ली थी। किसे? उज्जैन को। फिर देखिए लिखा है चंद्र नामक राजा के कारनामों की जो गौरव गाथा है वो दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ पर उल्लेखित है। अगर चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय माने तो यह ज्ञात होगा कि उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत, बंगाल के व्यापक हिस्सों में गुप्त शासन को स्थापित किया था। हालांकि स्तंभ के अभिलेख अतिरंजित लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है कि इस उज्जैन शासक को पारंपरिक रूप से शकरी या शकों का दुश्मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शकों का दुश्मन। तो जो शकों का जो दुश्मन है वो किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है। फिर देखिए विक्रम संवत या युग शकरी द्वारा ईसा पूर्व 57 या 58 में शुरू किया गया था। हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय उससे भी बड़ा शकरी और विक्रमादित्य साबित हुआ। उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे कई विद्वानों से सुशोभित था। याद रखिएगा इस चीज को। कालिदास किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। फिर देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि चंद्रगुप्त के शासन काल में ही चीनी यात्री फाहियान ने भारत का दौरा किया था और यहाँ के लोगों का जीवन का जो है वो विस्तृत वर्णन अपने ग्रंथों में लिखा था। ये कई बार पूछा जाता है ना कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और एक वो भी पूछा जाता है कि सियूकी कौन से शासनकाल में आया था। सियूकी तो राजधानी है, मतलब ग्रंथ है। सियूकी किसका ग्रंथ है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो ह्वेनसांग का है। किसका? ह्वेनसांग का है। याद रखिएगा ह्वेनसांग का है। और ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा हर्ष के शासनकाल में आया था। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखने वाली हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए साम्राज्य का पतन। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारियों को 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मध्य एशिया के हुड़ों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। हालांकि शुरू में गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने हुड़ों के आगमन को भारत में आने से रोकने के प्रभावी उपाय किए, किंतु उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। हुड़ आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ प्रतीत हुए, क्योंकि वे घुड़सवार और धातु के रकबों के इस्तेमाल में माहिर थे। वे फुर्तीले थे। उत्कृष्ट धनुर्धारियों के रूप में वे केवल ईरान ही नहीं बल्कि भारत में भी पर्याप्त सफलता हासिल कर चुके थे। फिर देखिए सन 485 तक हुड़ों ने पूर्वी मालवा और मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जहां उनके अभिलेख पाए गए। पंजाब और राजस्थान जैसे मध्यवर्ती क्षेत्र भी उनके हाथ चले गए। इस कारण से 6वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्त साम्राज्य की सीमा बहुत सीमित हो गई। यद्यपि मालवा के अलौकिकर
सामंत परिवार के यशोवर्मन ने ही शीघ्र हूणों को पराजित कर दिया और गुप्त सत्ता को भी उन्होंने चुनौती दी। सन 532 में लगभग पूरे उत्तर भारत में अपनी विजय की याद में एक स्तंभ स्थापित किया। यशोवर्मन का शासन जो था वो अल्पकालीन था, लेकिन उन्होंने गुप्त साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। फिर देखिए लिखा है, सामंतों के उद्भव के बाद गुप्त साम्राज्य का जो महत्व है वो घट गया था। उत्तर बंगाल और समतट या दक्षिण पूर्व बंगाल में गुप्त राजाओं द्वारा नियुक्त राज्यपालों और सामंतों ने खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। याद रखिए, जब राज्य जो है वो कमजोर होने लग जाता है तो सभी लोग क्या करने लगते हैं, राजा का हाथ छोड़कर भागने लग जाते हैं। और ये आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। आप देखेंगे कि एक परिवार का एक मुखिया है, ठीक है, मान लीजिए कि वह बेसिकली कमज़ोर हो गया है, मतलब कहने का मतलब कि फाइनेंशियली वीक हो गया है, ठीक है, उसके पास ना शक्ति है, ना सत्ता है और ना पैसा है। तो आपने देखा होगा कि परिवार कहीं न कहीं उससे क्या हो जाता है, अलग-थलग हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर सरकारी नौकरी करता है तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, मतलब रिटायरमेंट से पहले तो सारे लोग उसका रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो सिचुएशन है वो काफ़ी अलग होती है। ये चीज़ आपने खुद भी अनुभव किया होगा। तो उसी तरीके से उस टाइम पे राजा के साथ था। देखिए, मगध के उत्तरकालीन गुप्तों ने बिहार में अपनी सत्ता स्थापित की। उनके साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश में मौखरी वंश के लोगों ने सत्ता बनाई, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। ऐसा लगता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश सन 550 आते-आते तक गुप्तों के हाथ से निकल चुके थे। छठी शताब्दी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उत्तरी मध्य प्रदेश में वहाँ के राजाओं ने अधिकारपूर्वक भूमि अनुदान के शासन पत्र जारी करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपने दस्तावेजों में गुप्त संवत का ही इस्तेमाल किया। वल्लभी के शासकों ने गुजरात और पश्चिमी मालवा में अपना अधिकार स्थापित किया। स्कंदगुप्त के शासन के बाद शायद ही कोई गुप्त सिक्का या अभिलेख पश्चिमी मालवा और सौराष्ट्र में पाया गया हो। 5वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते पश्चिमी भारत में भी उन्होंने अधिकार को खो दिया, जिससे गुप्तों के व्यापार और वाणिज्य में बेसिकली क्या होने लगा, नुकसान होने लगा। उनके राजस्व में नुकसान होने लगा और वे आर्थिक रूप से पंगु हो गए, यानी लाचार हो गए। फिर दूसरी तरह उत्तर भारत में थानसेन के राजकुमार ने हरियाणा में अपनी शक्ति स्थापित की और फिर धीरे-धीरे कन्नौज की तरफ बढ़ते गए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि धार्मिक और अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि अनुदान की बढ़ती प्रथा के साथ गुप्त साम्राज्य का जो कर क्षेत्र है वो कम होता जा रहा था, जिससे एक बड़ी सेना को बनाए रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। राजस्व पर भी नकारात्मक असर पड़ना तय था। विदेशी व्यापार में गिरावट से उनकी आय भी कम हो गई थी। सन 473 में रेशम बुनकरों का एक संगठन गुजरात से मालवा चला गया और अन्य पेशा अपना लिया गया, जिससे कि साफ पता चलता है कि उनके द्वारा निर्मित कपड़ों की कोई मांग नहीं रह गई थी, यानी कि डिमांड जो है वो कम हो गया था। फिर गुजरात व्यापार से लाभ धीरे-धीरे गायब हो गया था। 5वीं शताब्दी के मध्य के बाद गुप्त राजाओं ने शुद्ध सोने को कम करके अपनी स्वर्ण मुद्रा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ। यद्यपि 6ठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य का शासन रहा, किंतु इस साम्राज्य का शाही गौरव एक शताब्दी पहले ही खत्म हो चुका था। अब देखिए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में जनजीवन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।